नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। जीना इसी का नाम है। एक बार फिर आपका स्वागत है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई हर वो बात पर जब आप जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर आगे तक कैसे पहुंचे। क्योंकि कई दफा होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मंजिलें तय करेंगे, उससे पहले रास्ते में कई अड़चनें आएंगी। पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अड़चन को पार कर वहां तक पहुंच भी गए। शुरुआत काफी छोटी हुई, लेकिन आज कहाँ है। तो चलिए मिलवाता हूं आज ऐसे ही व्यक्ति से। डॉक्टर राजेश शर्मा मोटिवेटर हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब का। जय मनोज भाई, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और IND24 के दर्शकों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब कोरोना से बाहर आए हैं, ऐसे ही बने रहें और आप अच्छे रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। जी मनोज भैया। डॉक्टर साहब, हम लगातार अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि जीवन की जब शुरुआत होती है बचपन से, तो बचपन तो किसी को पता नहीं होता है कि मैं कहाँ जन्म लूंगा और कहाँ तक पहुंचूंगा। लेकिन जब लालन पालन उसका जैसे जैसे होता है तो फिर इच्छाएं बढ़ना भी शुरू होती है। बचपन है, पहले खिलौना मांगेगा, उससे पहले माँ से दूध मांगता है, फिर जैसे ही बड़ा होगा फिर उसको कोई खिलौना दिख जाएगा। बचपन से लेके आपके सफर तक की मैं बात कर लूं, जैसे आज आप जहां पहुंच गए, कैसा जिया जाए इसको। मनोज भाई, आज का जो आपका विषय है बहुत ही बढ़िया विषय निकाला है आपने। मैं इस तरह से बयान करता हूं। अगर हम जो है पेंसिल से अगर एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से हमने इस बिंदु से शुरू करी और यहाँ तक लाइन आई, और उसको यदि हम जो है बहुत ही एक बड़े माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको लाखों छोटे छोटे डॉट्स मिलेंगे। छोटे डॉट्स जो हैं, और वो लाइन की जो कंटिन्यूटी है यहाँ तक पहुँचने में इस डॉट का कितना ज़्यादा महत्व है। वो पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट तक पहुँचता है, उसके पहले कदम का क्या महत्व था, ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि उसका पहला कदम ही है जिसने उसको मंजिल तक, माउंट एवरेस्ट के ऊपर तक पहुँचाया। तो ये जो पहला स्टेप है, ये जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूँकि वो बचपना है, हमें याद नहीं होता। लेकिन बीइंग ए डॉक्टर, मैं आपसे अगर मैं कहना चाहूँ कि एक नन्हा सा बच्चा जब माँ के पेट से, माँ के गर्भ से इस दुनिया में, इस संसार में आता है जी, तो प्रकृति ने जो उसे दिया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताया कि इस शरीर में सबसे बड़ी ऑर्गन क्या है। जी, इस शरीर में जो सबसे बड़ी ऑर्गन है वो है हमारी स्किन। हमारी स्किन, अच्छा, जो सबसे बड़ी ऑर्गन है। और जो 5 इंद्रियां हैं उनमें से एक जो है ये स्पर्श इंद्रिय जो है वो हमारी स्किन है। तो बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उस वक्त जो है उसका जो ब्रेन है वो तो बिल्कुल कोरा कागज़ है। ना उसमें कोई मेमोरी है, ना कोई स्मृति है, ना कोई आवाज़ है, कोरी स्लेट है उसकी। जैसे ही बाहर आता है, कुदरत ने सभी प्राणियों को अस्तित्व रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है वो है कि खतरे को भांपना। अर्थात लाइकिंग और डिसलाइकिंग। जो मेरे जीने के लिए जो ठीक है वो मुझे अच्छा लगेगा, जो जीने के लिए ठीक नहीं है, जिससे कहीं दिक्कत आ सकती है, तो वो मैं पसंद नहीं करूँगा। जी। जैसे ही बच्चा जो है पैदा होता है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, एक तो उसे भूख लगती है तो रोता है। भूख लगती है तो रोता है, और अगर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है वो तब भी रोता है। तो पहली बार जो है वो जब अपने ही सुसु में, बिस्तर में जो है, जब अपने ही सुसु में पड़ा है और वो पूरा गीला गीला हो जाता है, तो ये जो गीला जो एहसास है ये उसकी स्किन को पसंद नहीं आता। जी जी। उसका ब्रेन जो है जो परसीव करता है, हमारी इंद्रियों से जितने संदेशे हैं, बाह्य जगत से हम कैसे जुड़े रहते हैं, केवल इंद्रियों के, जो 5 इंद्रियां जो हैं हमारी, उन इंद्रियों से जो संदेश जो है ब्रेन के पास जाते हैं, ब्रेन उसको कैटेगराइज करता है कि ये मेरे लिए ठीक है या ठीक नहीं है। तो इसी तरह से जो पहला सेंसेशन जो है, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वो अपने ही गीले बिस्तर में जब पड़ा रहता है तो वो सेंसेशन ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है तो उसे प्रकृति ने दिया है कि अब तुम रो। वो रोता है, वो पहली बार अपनी आवाज़ सुनता है, अपनी ही आवाज़ वो पहली बार सुनता है। तो उसके ब्रेन में एक नया सर्किट बनता है कि कुछ अच्छा नहीं लगा, एक आवाज़ जो उसकी खुद की है,
वो जो आवाज़ है उसके बच्चे की, जो उसकी माँ जो है वो स्पेशल तरीके से उसको सुनती है। उसकी माँ दौड़ के आती है, उसको वहाँ से उठाती है। जब उसको उठाती है, उठा के गले लगाती है, तो सडनली जो है वो एहसास बड़ा कोजी सा एक एटमॉस्फेयर में आता है। उसकी माँ पोसती पासती पाउडर वाउडर लगा के दूध भी पिला देती है और उसे रखती है। ये एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 5 बार, जैसे ये 21 बार हो जाता है। ब्रेन में जो 21 और 40 का फिगर बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। ये क्या है 21 और 40 का फिगर? जैसी एक क्रिया 21 बार घटती है हमारे शरीर में, तो वो हमारे लिए एक प्रकार से एक हैबिट बन जाती है। ब्रेन उसको रजिस्टर्ड कर लेता है कि ये 21 बार जो घटना घटी है वो एक अलग खाते में चली जाती है। तो ये जब होता है तो उसको ये एहसास हो जाता है कि बॉस मेरे को जो कुछ गड़बड़ लगता है, तो मैं अगर रोता हूँ तो कोई तो आएगा मेरे को उठा लेगा। तो धीरे धीरे जो है, अगर उसको सब ठीक है, भूख भी ठीक है, गीला भी नहीं है, लेकिन बच्चा बोर होता है क्योंकि ब्रेन का विकास हो रहा है, अब कुछ काम करने के लिए नहीं है, तो ऐसे ही रो देगा जी। जब ऐसे ही रो देगा फिर माँ आएगी। तो धीरे धीरे बच्चे जो है बहुत बड़े ब्लैकमेलर बन जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ये जो बच्चे जब जो है- जब बच्चे कई दफा हम देखते हैं रोते हैं हाँ। और वो अपनी जिद पर अड़ते हैं, तो वो एक तरह से उनकी या ब्लैकमेलिंग है वो। हाँ। तो ये तो एक कारण बताया मैंने, लेकिन इसके साथ साथ ही जैसे बच्चा जब, क्योंकि क्या होता है कि 5 साल तक जो है बच्चे का ब्रेन पूरा डेवलप हो जाता है। हम मस्तिष्क में हमारा जो ब्रेन है वो 5 साल तक पूरा डेवलप हो जाता है। 5 साल के पहले तक सीधे चलती चीज़ें हैं, लेकिन 5 साल में बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है। 5 साल के बीच में बच्चा, आपको पता है कितनी बार जो है नकारात्मक वाक्य सुनता है। हमारी जो पर्सनालिटी है, जो बात कही थी हमने कि बचपन से लेकर आज तक जो है, मैं सभी दर्शकों में जो माँ बाप हैं, जो अभी नए नए माँ बाप बने हैं, उनके लिए मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि कभी भी बच्चे को नकारात्मक वाक्यों से मना मत करें। मसलन कहीं मान लीजिए प्रेस है, गरम प्रेस हमने रखी हुई टेबल पे, और बच्चा कहीं जाते जाते, बच्चा तो माँ जो, हाँ वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, प्रेस है गरम लग जाएगी, हाँ नहीं जाना। एक ऐसे उद्बोधन से हम बच्चे को मना करते हैं। कहीं स्टोव जल रहा है, कहीं गैस जल रही है, कहीं पानी गिरा है, कहीं कांच पे ग्लास रखा है, हम जो है, बच्चा 5 साल तक लगभग 2.5 लाख बार जो है ये शब्द सुन चुका होता है, किसी न किसी माँ से, पिताजी से, नाना, दादा, दादी, बड़े भाई से, ना ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा। तो अचेतन मन में पूरे उसकी पूरी व्यक्तित्व में, ये जीवन में ये चीज़ आ जाती है। कुछ भी करने से पहले अचेतन मन में ये एक डर सा समा जाता है, एक सेंस ऑफ फियर आ जाता है कि कहीं मुझे दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमको पहली बात तो ये है कि एक बच्चे का अगर व्यक्तित्व बनाना है यदि हमको, तो सकारात्मक उसको किसी और तरीके से मना करें, किसी बेहतर तरीके से मना करें, उसको उदाहरण देके मना करें। ये एकदम से ना ऐसा नहीं करना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन बच्चा यदि बहुत छोटा है, जो बच्चा जो समझ ही नहीं पाता कि नकारात्मक और सकारात्मक होता क्या, जैसा आपने कहा, यदि वो उसको मना किया जाए तो वो उसको लगेगा इस चीज़ का मुझे मना किया गया, लेकिन उसको समझाया कैसे जाए? मना करने का जो तरीका है वो आपका सकारात्मक होना चाहिए। उसको प्यार से बिठाया जा सकता है, बेटा एक ग्लास है, एक ग्लास इस पर रखेगा तो टूट सकता है, टूट के टुकड़े हो जाएंगे तो घायल कर सकता है, चोट लग सकती है। बजाय इसके कि ना ऐसा मत करो, डराना नहीं। ये जो मना करने की स्थिति है, एक आप जो है उसकी एक भीरू व्यक्तित्व बना देते हो आप। ये नहीं करना चाहिए। बच्चे को शेर जैसे रहना चाहिए उसका, कि वो बिल्कुल दबंग रहे, उसका व्यक्तित्व जो है बिल्कुल अलग रहे, तभी वो सकारात्मक रह सकता है। माता और पिता दोनों सर्विस में हैं, दोनों को जल्दी जाना है, और जो लालन पालन माँ बाप से मिलना चाहिए, और परिवार बड़े सिकुड़ते जा रहे हैं, छोटे परिवार है, दादा दादी नाना नानी अब रहे नहीं, कई ऐसे परिवार हैं। तो फिर इसका रास्ता क्या है, कैसे इससे बाहर आया जाए? मनोज भाई, ये इतनी बड़ी विकट समस्या है, आपका ये कहना बिल्कुल सही है। हम जाने अनजाने जो है एक भौतिक संपदा की दौड़ में, भौतिक संपदाओं को जुटाने के जोड़ में जो है, चूंकि एक व्यक्ति की कमाई कम पड़ती है, मैं अगर अपना ही जीवन बताता हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि पिताजी भर भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करते थे, और एक व्यक्ति की आय से घर चलता था, बजट बनता था। हाँ, पूरी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं होती थी, लेकिन हाँ, घर इतना सादा जीवन था। घर में हमारे उस वक्त जो है, मुझे याद है, मैं जब मेडिकल में भी आया हूँ तो घर में फ्रिज नहीं था, टीवी नहीं था, कूलर नहीं था, गैस नहीं थी, ये सारी चीज़ें नहीं थी, फिर भी जीवन चलता था, बहुत मस्ती के साथ चलता था जीवन।
खूब मस्ती के साथ खेलते थे, खाते पीते ही सब थे। लेकिन ये जैसे जैसे ये जो है ये भौतिक सुख जुटाने के चक्कर में जो है फिर हम 1 से 2 और जॉब मिल गया, कहीं बाहर चले गए। तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि आज जो है जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, छोटे कुटुंब हो गए हैं, माँ और बाप दोनों जॉब में चले जाते हैं, बच्चा या तो क्रच में जाके पलता है या फिर घर में किसी आया के बल में। तो ये एक ऐसा एक दुखद और इसेंशियल कर्स है ये इसेंशियल कर्स है आज की इस आधुनिक जीवन शैली को अपनाने का। ये एक ऐसा कर्स है, ये ऐसा एक बोलूं कि मैं ये मतलब इसको इसके लिए कोई शब्द नहीं है, मतलब ये ऐसी होनी है जिसको हम टाल नहीं सकते। ये बड़ा गंभीर विषय है। इसलिए जो है मेरा ऐसा मानना रहता है कि हाँ, ऐसा कितने ऐसे परिवार हैं भी कि दादा दादी अलग रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके बच्चे और उनका जो है जहाँ भी जॉब लग रहा है, ठीक है, दादा दादी का वहाँ मन नहीं लगता, या जो भी बीच में छोटे मोटे बहू के साथ सास के और ये सब चीज़ें जो है आज के ज़माने में चलती हैं, उनके स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं कुछ खलल पड़ता है, ठीक है। जो घर की जो लड़की है वो उसको बोलती है कि नहीं, माँ बाप आते हैं तो उसको लगने लगता है कि बाप रे ये तो उसकी आज़ादी छीन रही है करके, उनका जीवन जो है स्वच्छंदता वाला वो छीन रहा है, क्योंकि वो भी जॉब में आती है, शाम को आती है, तो फिर उसको जो है अपनी तो ये। लेकिन जो है हम एक अगर परिवार को अगर कहीं ले जाना चाहते हैं तो हमको बैठ के प्लानिंग करना पड़ेगा कि जो आने वाला जो बच्चा, जो छोटा बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, तो उसके व्यक्तित्व को कैसे संवारना है, ये बैठ के सच में प्लान करना चाहिए। माँ बाप को भी प्लान करना चाहिए और उसके लिए अगर मदद लेनी पड़ती है तो, क्योंकि जीवन तो यही है कि आप अपने लिए नहीं करते हो, आप अपने जीवन जो है अपने माँ बाप के लिए करते हो और उसके बाद आने वाले बच्चों के लिए, यही जीवन है। आपके लिए भी किसी ने किया था। जी जी। आपने कहा कि आपका बचपन, आपने कहा कि एक दौर ऐसा रहा करता था कि जब लिमिटेड चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे कर कर आखिर आप तो वहाँ पहुँच गए कि आज तमाम तरह की चीज़ें हैं, बच्चों के लिए जो आपको बेहतर करना चाहिए था वो आप कर पाए। हमेशा एक हर पिता की ख्वाहिश होती है कि जितना अच्छा मैं कर सकूं अपने बच्चे के लिए वो कर पाए। तो ये जो पहुंचने का रास्ता है ये कैसे? मनोज भाई, ये भी एक बड़ी दिलचस्प आपने बात बोली कि मैं देखता हूँ कि जिस तरह से मैंने और रेनू ने, मेरी पत्नी डॉक्टर रेनू ने, जिस तरह से हमने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की है, तो अगर मैं कभी बैठ के सोचता हूँ तो ये बात स्वीकार करने में मुझे बिल्कुल मतलब हिचक नहीं होगी कि मैंने बच्चों की हर जिद पूरी करी। मतलब कभी किसी बात पे नहीं उनको जो है खिलौने चाहिए थे तो एक की जगह 2 खिलौने, मतलब मार्केट में कोई ऐसा खिलौना नहीं होता होगा जो मेरे बच्चों के पास ना हो। और लेकिन मैंने कभी सोचा इस चीज़ को बैठ के कि क्या मैं बच्चों के अपब्रिंगिंग में क्या मैं अपने अधूरे सपने पूरे कर रहा हूँ क्या? जो मेरे बचपने में किसी कारण से, मेरे पापा थोड़े से कठोर प्रकृति के थे, हर डिमांड पूरी नहीं होती थी, ठीक है, कभी खिलौने की जिद करना, कभी नहीं भी मिलता था, उसके बदले 2-4 थवाड़े भी मिल जाते थे, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो कुंठाएं हैं बचपन की, ठीक है, मैं उनको या मैं अपना बचपना मैं अपने बच्चों के लालन पालन में जी रहा हूँ करके मैं, और मैं एक उनके पेरेंटहुड को देखते हुए कि बच्चे मेरे खुश हैं करके, कहीं मैं अपने आप को हील तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे अंदर जो छोटे छोटे कहीं कोई ग्रंथियां हैं या कहीं कोई छोटे मोटे आज भी घाव हैं बचपन के, तो मैं बच्चों के माध्यम से मैं उनको कहीं हील तो नहीं कर रहा अपने आप को। ये भी मुझे महसूस होता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है जिसको हम बोल देते हैं कि हाँ, हमारा पेरेंटहुड बहुत अच्छा है, हमने अपने बच्चों को बहुत बढ़िया पाला। बच्चों को पाला तो ठीक है, लेकिन पालने के चक्कर में आपने अपने अधूरे सपनों को भी पूरा किया जो आपके पूरे नहीं हो पाए थे। ये भी सोचने का विषय है। नहीं तो कई बार ये अधूरे सपने जब बच्चों में हम अपने आप को देखने लगते, बिगाड़ते हैं उनको, तो क्या ये बिगाड़ देते हैं? ये तो मैं फंस गया आज। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है मनोज भाई, हम बच्चों को बिगाड़ते हैं, इसमें मैं बिल्कुल मानूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही एक आर्टिफिशियल हो, लेकिन अभाव जो है जीवन में, अभाव या कुछ कमियां या थोड़ा सा स्ट्रगल, वही है वो जीवन में आदमी को मजबूत बनाता है। जहाँ जितना संघर्ष होगा जीवन में, वहीं वो व्यक्ति जो है वो ज़्यादा संघर्षशील बनेगा, उसमें स्किल डेवलपमेंट होगी, वो चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकेगा।
अगर जीवन में चुनौतियां नहीं है, जीवन में संघर्ष ही नहीं है, तो वो आदमी तो लल्लू निकलेगा, क्योंकि उसने जीवन में उसको पता ही नहीं कि करना क्या है, ऐन वक्त पे हार जाएगा वो। और वही अगर उसे जीवन में अनेकों बार जो है ऐसे कई क्राइसिस के मोमेंट्स आए हुए हैं जिनको वो झेल के फेस करके आगे निकला है, तो उसके दिमाग का डेवलपमेंट भी उतना ज़्यादा है, वो एक समस्या के कई सॉल्यूशन जानता है। जी जी। इसलिए मुझे लगता है कि माँ बाप को बच्चे की हर फरमाइश पूरी नहीं करनी चाहिए। अभाव भी है तो भी हम अपनी तरह से एक भाव रखते थे कि पिता ने कहा, लेकिन अभी हम जो दौर एक बदला हुआ परिवेश देख रहे हैं उसमें इन चीज़ों की कमी दिखाई दे रही, क्योंकि यदि बच्चा अड़ गया, उसके पास सोशल मीडिया है, उसके पास मोबाइल है, तमाम तरह की चीज़ें, उसको लगता है कि और एक एक चीज़ देखता है कि मेरे पास ये है, इसके पास, पहले देखने के लिए बहुत कम हुआ करता था। माँ बाप और बच्चे में इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता। एक तो बचपन से बच्चा जो है किसी और के गोद में रह के बड़ा हुआ, ठीक है, आप उसकी फरमाइश पूरी करते थे, और यही कारण है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही कारण है कि माँ बाप जो है जब उनको छुट्टियाँ मिलती हैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो बच्चों को जो है वो कहीं सिंगापुर ले जाना है, तो कहीं दुबई ले जाना है, तो कहीं बाहर ले जाना है, वो उनको लगता है कि ये जो कमी थी जो है वो 5-7 दिन में जो है वो अपनी पूरी उड़ेल लें उस पर। वो कहीं ना कहीं अपने आप का जस्टिफिकेशन भी चाहते हैं वो, क्योंकि उनको पता है, सबकॉन्शियस माइंड में पता है कि वो अपना फ़र्ज़ नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए इतना सा समय मिलता है तो बच्चे के ऊपर जो भी है करके वो अपने आप को शांत करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल विषय है मनोज भैया ये। जी जी। ठीक है कि हम बच्चों को जो है, लेकिन आज की डेट में अगर देखते हैं तो माँ बाप और बच्चों के बीच का जो रिलेशन है, ये रिलेशन तो बन ही नहीं पाता, बिल्कुल नहीं बन पाता। बच्चा स्कूल के बाद में कोचिंग करा दी उसको, और उसके बाद उसको आपने दिमाग में डाल रखा है कि उसको IIT करनी है, उसको PMT करनी है, उसको IAS करना है, उसको इतना प्रेशराइज करके रखा हुआ है, उसका पीयर ग्रुप, उसका घर का जो है, और उसके बाद जो है फिर बच्चे में फिजिकल एक्सरसाइज कुछ होती नहीं है, मेंटल एक्सरसाइज आजकल जो है वो वीडियो गेम्स में उसका मन लगता है। तो धीरे धीरे जो है आप भारतीय संस्कारों से तो दूर होते जा रहे हो। आपके बीच में, परिवार के बीच में वो रिश्ता नहीं है, 4 लोग बैठे हैं। लेकिन ये रास्ता कैसे, हम चूंकि बात कर रहे हैं, इसको बैठ के हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सबको बैठ के जो है एक परिवार जैसे रहे। 4 लोग बैठे हैं, चारों अपने मोबाइल में बिजी हैं। आप देख लीजिए, कभी भी अगर आप कहीं बाहर भी खाना खाने भी गए हैं करके, तो वो बेटा वो सब जो लोग है वो अपने अपने परिवार में अपने अपने मैसेज में है, कोई बातचीत ही नहीं हो रही करके। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, इसमें मेरे पास आज इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं भी कहीं ना कहीं इस विषय के घेरे में ही हूँ, मैं भी आज की डेट में, ठीक है। लेकिन ये हमारे पूरे भारतीय सभ्य समाज के लिए एक चेतावनी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है हम सब के लिए, पूरे परिवारों के लिए, कि इस तरह से एक छत के नीचे छिन्न भिन्न होकर रह रहे हैं हम। बच्चों की सहनशीलता ही खत्म हो गई है। उनको आप कुछ भी, मतलब मुझे याद है कि हमारे स्कूल में कितनी बार जो है वो पीटा जाता, बैंड पढ़ते थे करके, लेकिन मजाल है कि जो है हमारे माँ बाप कभी जाके कंप्लेंट करी हो करके। मुर्गा तो आए दिन बने रहते थे, मतलब क्लास में कभी स्कूल में कभी बाहर निकलते थे तो कहीं ना किसी क्लास के सामने कोई ना कोई बंदा बच्चा जो मुर्गा। आज की डेट में तो ये मतलब सवाल ही नहीं उठता। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं सिंगापुर बच्चे को घुमाने ले जाता हूँ 10 दिन में, वो तमाम तरह की चीज़ें जो साल भर में करना चाहिए था वो 10 दिन में पूरी कर दें। तो क्या इसका आशय ये भी है कि जब आप किसी बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, वो स्कूल कॉलेजेस जब भी निकल रहे हैं, तो उसको समय जरूर दें? बहुत ही यही एक सा सोल्यूशन है कि जैसे हम सुबह नहाने के बाद में पूजा करते हैं, टीका लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा भगवान के सामने बैठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम अपने शौक़ तो पूरा करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिन का एक 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का एक समय ज़रूर होना चाहिए जो लगभग भगवान की पूजा के बराबरी है, कि घर के सारे मेंबर, आपके जितने भी आपके घर में जो पीढ़ियाँ रहती हैं, सारी की सारियाँ पीढ़ियाँ बैठ के कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा बैठ के एक दूसरे के साथ बात करें, प्रेम के साथ में किसी भी विषय को लेके जो है आपस में बैठ के बात करें। केवल आधा घंटा भी अगर इस तरह का एक नियमित रूप से अगर ये चीज़ें होने लगती हैं, तो मुझे लगता है कि जीवन जो है वो परिवार जो है उसमें एक अलग ऊर्जा का एक स्पंदन होगा। जी बिल्कुल। जीवन की प्लानिंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, बच्चे से जैसे आप यहाँ पहुँच गए, ये प्लानिंग कैसे की जाए जीवन की, ताकि हम जिस मंजिल तक पहुँचना चाह रहे हैं पहुँच जाए? जैसे आपने कहा कि शुरुआत अभाव में हुई थोड़ी सी, लेकिन आज तमाम तरह की चीज़ें हैं, और कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी अभाव में, कुछ के अधिकांश ऐसे हैं क्योंकि आजकल पहले से ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, बहुत सारी ज़रूरतें हैं।
ये एक अनावश्यक खर्च हमारे पास में है कि एक हाथ में मेरे 50,000 का मोबाइल है, जिसकी कभी कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब कम्युनिकेशन का दौर है, हमें तेज़ी से बढ़ना भी है, तो उसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आपका जो बचपन और वर्तमान जो बचपन है, अब इसके बीच की खाई को कैसे पाटा जाए, कैसे जिया जाए? मैं तो ये बार बार बोलता हूँ मनोज भाई, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि जब जीवन में आप ये ठान लेते हैं कि एक तो पहली बात है कि ये जीवन जो है ये 5 डे टेस्ट मैच नहीं है, ये लिमिटेड ओवर्स का 1 डे मैच है। हमको 50 ही ओवर मिले हुए हैं और अब तो T20 आ गया है, तो ये 5 डे मैच नहीं है। बस यहाँ पे हर बॉल जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर क्षण जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन जैसे रेत फिसलती है ऐसे जीवन निकल जाता है, लेकिन हाँ, हमारे सपने आसमान से भी ऊंचे होने चाहिए, महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षी होना चाहिए, हाईली एम्बिशियस, सपने देखना छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने की जो जिद है, जुनून है, वो आपके जो बर्निंग डिज़ायर है, आपको सोने ना दे। आपके सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ना दे, और ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी सपना, अगर वो केवल सपना आपके स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे ईश्वर पूरा नहीं करता। लेकिन अगर आप कोई ऐसा गोल बनाते हैं, मैंने फिर से बोला आपको, फिर से ये पहले भी हम एक एपिसोड में बात कर चुके, ईश्वर से प्रार्थना करें कि एम्पावरमेंट चाहिए, मुझे माध्यम बना कि मैं उस माध्यम के रूप में संसार के उस कायनात में बहुत बड़े वर्ग का हित कर सकूं। लीडर करते हैं, बड़े बड़े जो रईस बनते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो यही काम करते हैं, बड़े लेखक बनते हैं। आप कुछ भी बने, एक बड़ा सपना देखिए और उसमें जो है बहुत ज़्यादा बड़े वर्ग का हित देखिए, केवल अपना छोटा सा स्वार्थ मत देखिए। और उसके बाद जो है दूसरी जीवन कि आपका हर आने वाला जो पल है वो इस वर्तमान पल से बेहतर हो। आपका आज कल से बेहतर होना चाहिए, आने वाला कल आज से बेहतर होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करते हो? आप थोड़ा सा फोकस हो गया, बहो मत कि दिन निकला और उसके बाद वो बहते गए, ऐसे नहीं। पशुतुल्य जीवन जीना नहीं है हमें। ये मानव जीवन मिला है, 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिला है, और मानव जीवन का मतलब ही ये है कि हमें उतना विवेक है, हमें उतना ज्ञान है, हम परमात्मा का ही एक अंश है, हम ईश्वर का ही एक छोटा सा रूप है। तो ईश्वर में अगर जो गुण है वो हमारे मन में भी होंगे, तो ये बिल्कुल मैं दर्शकों को कह सकता हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि वाला जो एक मंत्र है हमारा, बिल्कुल ये बात सही है। मेरे में वो हर क्षमता है। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर का ही तो अंश हूँ। नहीं, लेकिन कई दफा ये कहा जाता है डॉक्टर साहब कि बहुत ज्यादा जब आप महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, कहते बहुत महत्वाकांक्षी वो व्यक्ति, वो लड़का बहुत महत्वाकांक्षी, इतनी महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए, और आप कहते कि अति महत्वाकांक्षा होना चाहिए। मैं तो ये खुद अपने ऊपर ये वो लोग बोलते हैं मनोज भैया, ये वो लोग बोलते हैं जो महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, जिनको फेल होने का डर है, जिनको फियर ऑफ फेलियर है, जो गिरने से डरते हैं। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि अति महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। आप सपने देखो, ऐसे सपने देखो जो मतलब जिनको आप जब शेयर करो तो लोग जो है आपका मजाक उड़ाएं कि क्या ऐसा संभव है क्या, लेकिन आपके मन में वो चीज होनी चाहिए। वैसे आपके साथ हुआ कभी ऐसा? बिल्कुल, मैं तो आज भी सपने देखता हूँ। मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मेरा जीवन तो बहुत छोटा है। मुझे तो बहुत छोटा लगता है। मुझे लगता है कि बस यार अभी तो मतलब कुछ किया ही नहीं, मुझे लगता है मैंने जीवन में। कभी मजाक बहुत बना? कुछ करना है। कभी मजाक बना आपके साथ? मैं परवाह नहीं करता। लोग बाग जरूर मजाक उड़ाते हैं। मतलब जो पहले बोला करते थे डॉक्टर बहुत हवा में उड़ रहा है, मुझे याद है कि हमारे कलीग ही बोला करते थे बहुत हवा में उड़ रहा है मैंने बोला उड़ के दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारा तो मन ऐसा है कि जो है अगर हेलीकॉप्टर है तो यस मैं हेलीकॉप्टर लूँ। ठीक है, और वैसे भी जो है 10-20 साल के बाद में लोगों के पास आने लगेगा, एयर टैक्सी शुरू हो जाएंगी। तो सपने वो होने चाहिए जो आपको सोने ना दें। पहली बात, महत्वाकांक्षा भरी होनी चाहिए आप में, एम्बिशंस इतनी होनी चाहिए कि आसमान के ऊपर, स्काई इज द लिमिट गलत है। मैं बोलता हूं इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। तो हम ईश्वर की वो देन है, दिमाग है आपके हाथ में, बाजू आपके हाथ में है, जोश आपके हाथ में है। तो वो जो जोश जो है, वो अंदर में जो आग है, वो आग को कभी कम मत होने दें। लेकिन इसके लिए तो ये भी कहा जाता है कि कई बार आप जो सपने देख रहे होते हैं उसके साथ भाग्य भी आपका होना चाहिए, और कर्म और भाग्य मिलकर ही
व्यक्ति को ऊपर लेकर जाता है, क्योंकि कई मैं इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता मनोज भाई। भाग्य, इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन कर्म जो है, कर्म ही भाग्य बनाते हैं, कर्म ही भाग्य बनाते हैं। आप यदि कर्मठ हो और कर्म करके, गीता बोलती है, कृष्ण जी बोलते हैं कि कर्म कर और मुझे सौंप दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म करें उसका फल ना हो। लेकिन अगर आप एक फल की कामना से कर्म करोगे तो वो बहुत बड़ा स्वार्थ हो जाता है, तो वो फिर सीमित दायरे में आपको फायदा मिलेगा। लेकिन कर्म करें, उसके परिणाम की तरफ मत देखें, फल की चिंता मत करें, गीता पे छोड़ दें, कृष्ण के चरणों में छोड़ दें। आप देखिए, ईश्वर बहुत कुछ देता है आपको और आपके हर सपने को पूरा करता है। तो चलते चलते मतलब कर्म यदि आप ठीक दिशा में कर रहे हैं और कठोर कर्म कर रहे हैं तो आप सफल होंगे ही, भाग्य साथ। बिल्कुल, भाग्य दे या ना दे सकते, बिल्कुल भाग्य देगा ही भाग्य देगा। कुछ नहीं होता। भाग्य झुकेगा, भाग्य देगा ही देगा। ये बहुत से किस्से मिलते हैं, हम जब प्रारब्ध की बात करते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म कभी बीच में आ जाते हैं, वो भी सत्य बात है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर देखेंगे आप जो है, जो कर्म है, कर्म प्रधान ही जीवन जो है वो सफलता की तरफ लेके जाता है आपको। आपका भाग्य आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा ज़रूर आपको। कर्म करते रहिए। तो गीता में भी कहा है कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है, और रामायण की एक चौपाई भी है, कर्म प्रधान विश्व करी राका, जो जस करहि सो तस फल चाका। यानी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। लेकिन ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। यहाँ कर्म का तात्पर्य यह है कि आप जितना कठोर कर्म करेंगे, कई दफा ये जीवन में आएगा कि मैंने इतना काम किया, उसने इतना कम किया, लेकिन उसको ज्यादा मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। आप रुकिएगा मत, चलते रहिएगा, कर्म से पीछे भागेगा मत। विश्वास करिए, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि किस्मत आपके सामने खड़ी होगी, भाग्य आपका दरवाजा खटखटा रहा होगा और कह रहा होगा कि आपने कर्म किया है, इसलिए मैं आपके साथ हूं। तो जीना इसी के नाम में आज इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाजत। नमस्कार।